कि सरकार भी बेगुनाहों को मारे, और सरकार भी अगर बेजबानों को बेगुनाहों को मारे तो सरकार भी आतंकवादी। आखिर इजराइल को इस जंग से मिलना क्या है? और मुसलमान नहीं, पूरी दुनिया आज इजराइल के खिलाफ है। क्यों खिलाफ? पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया के फैलाने के पीछे इजराइल का हाथ है। इजराइल अब बैकफुट पे है। अब वो ड्रोन जो है ना, ड्रोन इनको डरवा रहा है, जो बड़ा बड़ा जहाज करके मासूमों को बम्बार्टमेंट कर रहे हैं और वो बेगुनाहों को मान रहे हैं, और ये सीज फायर करना चाह रहे हैं इजराइल, क्योंकि अगर ये जंग और चली तो इजराइल बेनकाब हो जाएगा। बेनकाब तो हो ही चुका है। ग्रेटर इजराइल का सपना इजराइल देख रहा था। पूरी दुनिया में षड्यंत्र अमेरिका और इजराइल अपने पैसे के बल पर, टेक्नोलॉजी के बल पर सबको क्रश कर रहे हैं। जब नहीं गरीब तब तक, जब तक इनकी सेवा करेगा, इनके खेत में गोबर फेंकेगा, तब तक वो सही है। जिस दिन वो हक अधिकार मांगेगा तो वो कहेगा ये लोग आतंकवादी, आदिवासी नक्सलवादी, पिछड़ा आतंकवादी, किसान आतंकवादी। तो जो लोग बहुत खुश हो रहे हैं कि बीजेपी जा रही है, मैं नहीं समझता हूं कि उनको बहुत खुश होना चाहिए। लड़ाई 24 की है, देश की लड़ाई है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी आपसे बात कराएंगे। और आप सब इनको पहचानते हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी खबर है इस समय की जो बता दूं, विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर के 49 सबसे वनडे क्रिकेट में हाईएस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ के 50वां सेंचुरी बनाया। और मोहम्मद शमी ने 7 विकेट लिए हैं और न्यूजीलैंड को 70 रनों से हरा दिया है। 7 विकेट मोहम्मद शमी, जिनको राष्ट्रद्रोही कहा जाता था भक्तों के द्वारा। विराट कोहली, जिनको मोहम्मद शमी का साथ स्टैंड करने के लिए उनको ट्रोल किया गया, उनकी मासूम बच्ची को ट्रोल किया गया। क्या कहेंगे आप? शानदार परफॉर्मेंस, 7 विकेट अमरोहा के हैं, एकदम साधारण परिवार से। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है जिस तरह से साधारण बच्चे परिवार के, किसान परिवार के लोग निकल रहे हैं। इसके पहले भेदभाव बहुत होता था क्रिकेट में। मैं अपने छोटे टाइम में मैंने देखा है काफी लोगों को, और किस तरह से अजहरुद्दीन को इन लोगों ने माफिया बना दिया, क्रिकेट माफिया, और कुछ साबित नहीं हो सका। ये सब चीजें चलता रहा। अयूब थे, उनको पूरी तरह से लोग, ये बहुत पुराना खेल चल रहा है जो अब जाकर के एक्सपोज हो रहा है। ये सोशल मीडिया आप लोग की ताकत है कि आप लोग ऐसे बच्चों को मौका दे रहे हैं और इनके खिलाफ जो षड्यंत्र हो रहा है उनको एक्सपोज कर रहे हैं। ये अपने ही देश के, अरे हार जीत हर जगह होती है, कभी कोई अच्छा खेलता है। सचिन तेंदुलकर भी 0 पे आउट होते थे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब कोई मुसलमान अगर कुछ परफॉर्मेंस खराब करता है और सीधे उसको ये लोग पाकिस्तानी बोलने लगते हैं। अपने देश के अंदर अपने ही भाई को ये पाकिस्तानी बोलते हैं। ये खेल के अंदर कभी भी जातिगत और राजनीतिक भावना नहीं आनी चाहिए। बाकी जगह ठीक है, जातिवाद और राजनीति कहीं भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये लोग कर रहे हैं वो धीरे धीरे जाएगा। लेकिन खेल में भी लोगों ने कहते हैं ना कि कहीं एक जगह छोड़ देना चाहिए, तो खेल में भी ये सब होता है। इसीलिए भारत ओलंपिक में, देखिए ओलंपिक में नहीं मेडल आता, एशियाड में नहीं आता, क्रिकेट में थोड़ा आ रहा है। और पीटी उषा, देखिए वो कहती थी कि हमको जूता नहीं होता था हमारे पास। पीटी उषा, हम लोग वो इसीलिए तो हम लोग को खेल से इंटरेस्ट कम हो गया है। अब हम लोग को इंटरेस्ट उस समय इसीलिए कम, क्यों? हम लोग देखते थे कि कितनी परिस्थितियों से सामना करना पड़ता है खेल के प्रति। जहां एक मिनिस्टर को एक फीता काटने के लाखों रुपए खर्च होते हैं, वहां गांव में विधायक को, और मिनिस्टर जाए तो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, वहां पीटी उषा को जूता नहीं होता था, सरकार उनको जूता नहीं दे पाती थी। चलिए, तो सबसे बड़ी खबर है, बधाई दे रहा हूं। उसके बाद बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। और क्या कहेंगे? और सबसे बड़ी खबर है इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध। दुनिया के तमाम खिलाड़ियों ने भी उनका समर्थन किया। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, दुनिया में हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है। कैसे देख रहे हैं फिलिस्तीन और इजराइल के इस युद्ध को? अब तो फिलिस्तीन कह रहा है कि घुटने टेक रहा है कि सीज फायर कर लीजिए। देखिए, अब वो घिर चुके हैं पूरी तरह से। अभी लेटेस्ट खबर ये है कि 5000 सैनिक गजा में जो घुसे थे, तो वेस्टर्न मीडिया, जैसे भारत की मीडिया है ना, ऐसे वेस्टर्न मीडिया पहले से है, तो वेस्टर्न मीडिया दिखाने की कोशिश कर रही है। लेकिन वहां भी सोशल मीडिया की ताकत है। सोशल मीडिया ने सारा वीडियो जब दिखाना शुरू कर दिया, तो वेस्टर्न मीडिया के अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वीडियो तक इन लोगों ने डिलीट किया। शर्म इतनी आ गई। तो ये सब चीजें जो हो रही है कि सोशल मीडिया की वो ताकत है कि क्या हो रहा है, एक्चुअल चीज दुनिया के सामने आ रहा है। और मुसलमान नहीं, पूरी दुनिया आज इजराइल के खिलाफ है। क्यों खिलाफ है? पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया के फैलाने के पीछे इजराइल का हाथ है। पूरी दुनिया में क्यों इतना लोग नाराज है? लंदन में, अमेरिका में, बर्लिन में, कहां नहीं प्रोटेस्ट हो रहा है, और 15 लाख 10 लाख लोग इकट्ठा हो रहे हैं, 20-20 लाख। और ऋषि सोनम, गोरे लोग, गोरे मतलब मुसलमान नहीं, सभी ईसाई भी और दूसरे लोग भी। आज फिलिस्तीन के साथ रूस खड़ा हो रहा है, फिलिस्तीन के साथ
आखिर क्या इजराइल ने कर दिया दुनिया का? दुनिया में क्या नफरत है इजराइल से? क्यों लोग प्रोटेस्ट में आ रहे हैं? चलिए ठीक है, हम लोग भारत में तो प्रोटेस्ट भी नहीं हो रहा है, सरकार नहीं करने दे रही है, लेकिन सब लोग उनके भारत में उनके साथ हैं। पूरी दुनिया में आखिर इजराइल ने, भारत सरकार ने वोट कर दिया तो इजराइल फिलिस्तीन के पक्ष में। यही तो बात है ना, उनकी पार्टी के लोग वहां इजराइल के समर्थन में कर रहे हैं और सरकार फिलिस्तीन के पक्ष में कर रही है। भक्तों का मतलब प्रॉब्लम। आप भक्त कर लीजिए, जो अंधभक्त कर लीजिए, जो, इसीलिए देशभक्त कहना चाहिए। देशभक्त और अंधभक्त में फर्क आजकल यही चल रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल अब बैकफुट पे है। उसको पता, ये लोग ना बड़ा बड़ा जहाज से डरवाते थे पूरी दुनिया को। अब वो ड्रोन जो है ना, ड्रोन इनको डरवा रहा है, जो बड़ा बड़ा जहाज करके मासूमों को बम्बार्टमेंट कर रहे हैं और वो बेगुनाहों को मान रहे हैं। आज कतर में मीटिंग चल रही है और ये सीज फायर करना चाह रहे हैं इजराइल, क्योंकि अगर ये जंग और चली तो इजराइल बेनकाब हो जाएगा। बेनकाब तो हो ही चुका है पूरी तरह से। और सबसे बड़ी बात आपको, वाइडेन की लोकप्रियता घट गई, उनको भी तो इलेक्शन अगले साल फेस करना है। वो देख रहे हैं कि इजराइल के चक्कर में हमारी कुर्सी चली जाएगी। वहां के लोग 10-10, 20-20 लाख अमेरिकन इनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आखिर इजराइल को इस जंग से मिलना क्या है? देखिए, गजा पे वो कभी कब्जा नहीं करना चाहता इजराइल। 2005 में किया था, फिर छोड़ दिया। उसके पीछे रीजन समझिए। 80 लाख वहां यहूदी पॉपुलेशन है और लगभग अगर सारा फिलिस्तीन मिला दिया जाए तो 80 लाख के मुसलमान की पॉपुलेशन भी है। तो गजा अगर इजराइल में मिल गया तो वहां 80 लाख जो है मुसलमान की आबादी हो जाएगी और वो उनके वोटर होंगे ना। लोकतंत्र के देश से वहां इलेक्शन होता है, तो जब इलेक्शन होगा, फिलिस्तीन की आबादी 20-25 लाख नहीं, टोटल मिलाकर के 80 लाख है। मैंने इस पर सुबह ही काफी तैयारी की थी। टोटल 3 हिस्से में है फिलिस्तीन, गजा, वेस्ट बैंक के सब मिला करके 80 लाख हो जाएंगे। तो सारे इजरायली नागरिक हो जाएंगे। तो 80 लाख यहूदी और 80 लाख मुसलमान, 2-4 लाख इधर उधर हो सकते हैं। तो वोट होगा वहां पे, तो इनको वोट का राइट मिलेगा। लेकिन इजराइल की तो पॉलिसी थी कि जो इजराइल फिर गजा के जो लोग हैं उनको वेस्ट बैंक की तरफ भेज दिया जाए और गजा पर तो इसीलिए नहीं, देखिए, अब वो 2 नेशन थ्योरी इजराइल चाहता है, क्योंकि अगर सारे इजराइल के वोटर बन गए, अगर देश बन गया और सारे इजरायली बन गए तो वोटर भी तो बन जाएंगे। इसलिए वो नहीं चाहता है कि लोग इजराइल में आए। वोटर बन जाएंगे तो वहां तो मुसलमान अपना प्रधानमंत्री बना लेगा, इलेक्शन होगा ना, फिर तो मुसलमान अपना प्रधानमंत्री बना लेगा, सारी लड़ाई खत्म हो जाएगी। इसलिए वो कभी नहीं चाहते हैं कि गजा को हम कब्जा करके अपने में मिला लें, कभी नहीं मिलाएंगे वो। लेकिन गजा से भगाना जरूर चाहते हैं। भगाना इसलिए चाहते हैं हमास को, उनको अपनी शांति सोचते हैं कि ये रहेंगे, इनको पूरे तरीके से शांत कर दो, ताकि हमारा जो सिक्योरिटी प्रॉब्लम पब्लिक में जो यहूदी भाग रहे हैं इजराइल छोड़ करके, 8 देशों को खाली करा लिया गया है। इजराइल 8 शहरों को खाली करा लिया गया है। तो इनको डर इस बात का है कि अगर ऐसा ये बराबर हमास अगर बना रहा और अशांति रही इस पूरे रीजन में, तो हम कभी भी हम अपने लोगों को नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि वो लोग सुविधा भोगी हैं। वो ये नहीं टेंशन। आगे इजराइल की जनता पूछ रही नेतन्याहू से कि युद्ध से मिलेगा क्या आपको, क्या मिलेगा इस युद्ध से? इजराइल को क्या मिलना है, नेतन्याहू को क्या मिलना है? लेकिन भारत के चुनाव में इजराइल फिलिस्तीन युद्ध का इस्तेमाल हो रहा है। 5 राज्यों का जो चुनाव हो रहा है उसको कैसे देख रहे हैं? और खाड़ी देशों की भूमिका, खाड़ी देश अब एकजुट हो गया। देखिए, इधर 10 साल के अंदर जब से ओआईसी बना है, ओआईसी की सबसे बड़ी ताकत, आज ओआईसी की ताकत है कि भारत ने भी फिलिस्तीन का साथ दिया। ओआईसी की सबसे बड़ी ताकत, आप पिछले 1 दशक के अंदर आप देखिए, कोई मिडिल ईस्ट का कोई मुस्लिम कंट्री एक दूसरे से नहीं लड़ रहा है। ये बहुत बड़ी जीत है ओआईसी की। पहले आपस में लड़ते रहे, लड़ाता कौन था? हम शुरू कर रहे हैं आपको कहां से? गद्दाफी याद है आपको? लीबिया के राष्ट्रपति गद्दाफी, उन्होंने कहा कि हम डॉलर में तेल नहीं बेचेंगे, हम अपनी रुपये में बेचेंगे। तो वहां से षड्यंत्र शुरू कर दिया, उनके देश में ग्रुप खड़ा कर दिया अमेरिका ने, और आपसी गृह युद्ध करा दिया देश के अंदर, और अपने ही देश के लोगों ने गद्दाफी को मार दिया। और पूरी दुनिया में अमेरिका ने छाती ठोक के कहा कि हमने गद्दाफी का अंत कर दिया। जब वो मरा अपने देश से, लेकिन गद्दाफी साहब जैसे ही मरे, पूरी दुनिया को छाती ठोक के अमेरिका ने कहा कि हमने गद्दाफी को मार डाला। दूसरा नंबर, ईरान और इराक से 8-9 साल लड़ाया, दोनों में युद्ध चला। कुवैत को पहले इराक से लड़ाया, इराक की सेना जब कुवैत में गई तो इन्होंने क्या युद्ध हमला कर दिया, यूरोपीय यूनियन मिल करके, और कुवैत पर कब्जा कर लिया और अपना बेस बना लिया, और कुवैत का पूरे मालिक अमेरिका बन गया। अमेरिका वहां भी अपना बेस बना दिया, लीबिया में अपना बेस बना दिया। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि सद्दाम हुसैन युद्ध हार चुके थे, वो कुवैत खाली भी कर चुके थे।
फिर अमेरिका ने यह कहा कि सद्दाम एक मार्शल लीडर है, एक मार्शल नेता है, वो कभी हमको चैन से नहीं बैठने, मिडिल ईस्ट को जो कब्जा करने का जो साजिश है वो सद्दाम हुसैन के रहते हुए कभी पूरी नहीं हो सकती। आज सद्दाम हुसैन के साथ मिडिल ईस्ट के लोग नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हो जाएंगे। तो सद्दाम हुसैन को कहा कि इन्होंने इराक में केमिकल वेपन्स रख रखा है। सद्दाम हुसैन को फांसी तक हो गई, उनकी सेना इराक में पूरी घुस गई, केमिकल वेपन आज तक दुनिया के सामने नहीं आया, और केमिकल वेपन्स के नाम पर सद्दाम हुसैन को निपटा दिया गया, वहां से खत्म हो गए। फिर अभी देखिए हुती से अरब को डिस्टर्ब कराते हैं, बार बार हमला करते हैं, यमन की हुती, ये सारी चीजें इस लड़ाई से। और इजराइल सिर्फ फिलिस्तीन का मसला नहीं है, इजराइल का एक बहुत बड़ा सपना है ग्रेटर इजराइल बनने का, जिसमें जॉर्डन, लेबनान, यमन, अरब सबको मिला करके एक बड़ा देश इजराइल का होगा। ग्रेटर इजराइल का सपना इजराइल देख रहा था, और इसीलिए मिडिल ईस्ट के लोग ये सपना का अब मिडिल ईस्ट के लोग समझ गए चकनाचूर कि हो गया। अगर फिलिस्तीन पर कब्जा हो गया इजराइल का, अगला नंबर जॉर्डन का होगा, लेबनान का होगा। ये तो छोटे छोटे कंट्री, इनको निपटाने में कितना टाइम लगता है, अरब पे हो जाएगा कब्जा। और जब इन ग्रेटर इजराइल बन जाएगा तो अमेरिका ये चाहता है कि हम इजराइल के बदले मिडिल ईस्ट पर कब्जा करके पूरे तेल के मालिक बन जाए। अभी वो आधा मालिक है, अभी है मालिक लेकिन आधा है, पूरा मालिक बन जाए। बहुत बड़ा सपना अमेरिका का था, बहुत आज इसीलिए पूरी दुनिया में षड्यंत्र अमेरिका और इजराइल अपने पैसे के बल पर, टेक्नोलॉजी के बल पर सबको क्रश कर रहे हैं। क्यों पूरी दुनिया नाराज हो गई इससे? युद्ध तो यूक्रेन में भी हो रहा है, वहां भी सिविलियंस मारे जा रहे हैं, हर युद्ध में मारे जाते हैं। अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका ने हमला कहा हुआ पेंटागन पे, ओसामा बिन लादेन पकड़ा कहां गया? पाकिस्तान में। लेकिन क्लस्टर बम अफगानिस्तान पर अमेरिका ने मारा, इतना क्लस्टर बम मारा कि पूरे अफगानिस्तान की 25% आबादी कम हो गई। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, किसको नहीं मारा? कौन नहीं मारा उसमें? उसकी गैस से लोग मर जाते थे, और जो अपाहिज हो जाते थे, अपाहिज हो गए लोग। पूरी दुनिया में किसी ने नहीं कहा। बाद में तालिबान को सत्ता सौंप दिया। सत्ता तो अभी सौंपा है ना, 20-25 साल तो रहे वहां पे, और किसी ने नहीं कहा कि आप युद्ध के अपराधी हैं। अफगानिस्तान के लोगों ने क्या बिगाड़ा? आपने जो मिलिट्री ऑपरेशन किया, क्लस्टर बम मारा कि हम ओसामा बिन लादेन को खोज रहे हैं, अब मिला कहां? पाकिस्तान में। अब ये कह रहे कि वहां हमास जो है अस्पताल के अंदर बैठा है, अस्पताल पे बम मार रहे, मस्जिद पे बम मार रहे, रिहायशी घरों में मार रहे। वही काम तो कर रहे हैं ना जो अफगानिस्तान में अमेरिका ने किया, वही काम इजराइल कर रहा है फिलिस्तीन में, गजा में। आम रिहाइश को पता है कि यहाँ रिहाइश के लोग हैं। तो ये जो बड़े लोग हैं, हमारे प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी एक बार भाषण दिए लोकसभा में, मुझे बहुत अच्छा लगा। रामकोला कांड में गोली से किसान मर गए, तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि सरकार भी बेगुनाहों को मारे, और सरकार भी अगर बेजबानों को, बेगुनाहों को मारे तो सरकार भी आतंकवादी है। उनका वो अपना बकाया मांग रहे, उनका पैसा दे दो, गोली क्यों मार रहे उनको? किसान हमारे देश का है, वो अपना बकाया मांग रहा है, और पुलिस उसको गोली मारी, 3 किसान मर गए, 80 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यदि चंद्रशेखर जी ने तब आतंकवाद की परिभाषा चंद्रशेखर ने दुनिया को बताई थी कि सरकार भी अगर बेगुनाहों को मारेगी तो सरकार भी आतंकवादी है। वो हमें मारे और हम अपना सपोर्ट, अपना सुरक्षा करें, तो आप तो हम आतंकवादी। टीवी पर बैठते हैं तो आप क्यों नहीं कहते कि आतंकवाद बम से मरने वाला आतंकवाद है, और जाति के नाम पर जो 30,000 हर साल हत्याएं होती है वो कौन सा? तो यही तो मैं कह रहा हूं, जातंकवाद है। मैंने सबसे पहले, लगातार टीवी में बोल रहा हूं, सबसे पहले आतंकवाद की परिभाषा बननी चाहिए दुनिया के अंदर। पहले आप इस परिभाषा तय करो कि आतंकवाद की परिभाषा क्या है। यदि सरकार मारे, टीवी वाला तो कहते हैं तालिबान आतंकी, अब तालिबान के साथ भारत के संबंध है, वो सरकार चला रहा सर है। आप दलित है ना, बिहार के अंदर मुसहर जाति होती है, समझे आप? मैं एक बार कंपेन करने जा रहा था, तो उस गांव के सवर्ण लोगों ने मुझसे कहा कि उधर मत जाइएगा, उधर आतंकवादी रखते हैं मुसहर जाति को। मैंने कहा फिर भी मिले यार, कहूं देखें कैसे आतंकवादी। मैं गया, उनके घर की हालत मैंने देखा कि एक आदमी थाली पे खाना खा के धोता है तो दूसरा आदमी खाता है, उसको ही लोग आतंकवादी कह रहे हैं। हर गरीब आतंकवादी, हर गरीब इनकी नजर, जब नहीं गरीब तब तक, जब तक इनकी सेवा करेगा, इनके खेत में गोबर फेंकेगा, तब तक वो सही है। जिस दिन वो हक अधिकार मांगेगा तो वो कहेगा ये लोग आतंकवादी, आदिवासी नक्सलवादी है। आदिवासी नक्सलवादी, पिछड़ा आतंकवादी, किसान आतंकवादी, सिख आतंकवादी, ईसाई आतंकवादी। अभी 25 दिसंबर आने वाला है ना, और ये सब मनुवादी हैं। आप देखिए ना, 25 दिसंबर आ रहा है, क्रिसमस, कितना जुल्म होगा इस देश के अंदर। लोग कहेंगे धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। भैया ऐसा धर्म की सरकार को लगाना पड़ रहा है धर्म बचाने के लिए। पूरा BSF, पूरा आर्मी, पूरा पुलिस,
चुनाव में कैसे देख रहे हैं? 5 राज्यों का चुनाव है। देखिए 5 राज्यों के चुनाव में तो बीजेपी बहुत पीछे है, बहुत पीछे है, और ये इन लोगों का चुनाव इसमें समझ में आ जाएगा। लेकिन हम इस चीज पर ज्यादा नहीं सोचते, क्योंकि 19 के चुनाव में भी 5 राज्यों में चुनाव बीजेपी हारी थी। 4 राज्यों 4 राज्यों में हारी थी। 24 में उन्हीं राज्यों हारी थी, 19 जीते। उन्हीं में सुपड़ा साफ हो गया। तो जो लोग बहुत खुश हो रहे हैं कि बीजेपी जा रही है, मैं नहीं समझता हूं कि उनको बहुत खुश होना चाहिए। लड़ाई 24 की है, देश की लड़ाई है, राज्य की लड़ाई नहीं है। तो कांग्रेस तो गठबंधन में नहीं लड़ना चाहती, इंडिया गठबंधन से बाहर हो रही है। नहीं, कहीं कोई गठबंधन से बाहर नहीं है। क्यों? वो विधानसभा में नहीं, गठबंधन नहीं किए कांग्रेस। अभी कांग्रेस, राहुल गांधी कहते हैं ना कि हमको आरएसएस मुक्त कांग्रेस बनाना है। अच्छा, मतलब समझिए बात, 24 नहीं वो करें, 29 तक भी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि आरएसएस मुक्त कांग्रेस बनाना। कुछ बहुत से लोग निकल मुक्त हो गए, अभी बहुत लोग मुक्त होने बाकी है। राहुल गांधी आप मानते हैं कि बीजेपी की बी टीम कांग्रेस है, ओवैसी और मायावती नहीं? सब लोग सब मानते, राहुल गांधी मानते हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी मानते हैं। अपने भाषण में इन लोगों ने बोला है कि हम कांग्रेस को आरएसएस मुक्त। 15 साल से नरेंद्र मोदी को गुजरात का चीफ मिनिस्टर किसने बनाकर रखा? तब मैं भी सवाल करता था, तब मैं उत्तर प्रदेश में राजनीति में था, मैं सवाल करता था, तब राहुल गांधी से सवाल करते थे कि आप उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं, बिहार में, गुजरात में क्यों नहीं मजबूत करना चाहते? कभी भी एक रैली अगर 15 साल में कांग्रेस ने किया हो तो बता दीजिए। कोई संगठन को कोई काम नहीं किया। अब नरेंद्र मोदी इन लोगों की उम्मीद से ज्यादा प्रभावशाली हो चुके हैं, इसलिए इनको बुरा लग रहा है। इनको ये उम्मीद नहीं थी कि हमारा इस तरह से होगा, इसलिए कांग्रेस तो बाय डिफॉल्ट एक बार दूसरा कोई आता है वो चला नहीं पाता है तो बाय डिफॉल्ट फिर कांग्रेस आराम से 19 तक तो आराम से बैठी थी। तो जो ईडी और सीबीआई के चक्कर लगाने पड़े, गांधी फैमिली तो इस देश की बहुत बड़ी फैमिली है ना, तो इनको भी लगा कि भाई अब हम जमीन को उतर करके, तब लगा कि जनता का ये हाल है जो हमारा हो रहा है। इतना दर्द किसान का बच्चे को होता है जब उसको थाने में बिना पैसा के मारा जाता है, बुलाया भी जाता है, मारा भी जाता है। जब राहुल जी को ईडी ने कितने राज्यों में जीतेगी बीजेपी? मुझे लगता है कि राजस्थान में कुछ फाइट है। अच्छा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तो लेकिन जानकार तो बता रहे हैं कि मुकाबला ट्रायंगुलर है ना, बीजेपी का कांग्रेस मिलजुली सरकार। नहीं, कोई ट्रायंगुलर नहीं। अब भूल जाइए देश के अंदर, अगर ट्रायंगुलर हो गया नहीं होगा। अब इस जब से मशीन ईवीएम आई है तब से ट्रायंगुलर सब भूल जाइए, आगे भी नहीं होगा। ट्रायंगुलर कुछ है ही नहीं। अब बैलेट से होगा तो ट्रायंगुलर होगा। मशीन ईवीएम जो है 1 और 2, थर्ड 0, आप भूल जाइए सब चीज। आप उठा के 10 साल का मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि 2018 बीजेपी हार जाएगी, 2023 हार जाएगी और 2024 जीत जाएगी। मतलब राहुल गांधी के बस में नहीं कि कांग्रेस को हरा दे। नहीं, वो देखिए बीजेपी को हरा दे। दिक्कत अब उसके बाद देखिए अभी क्या होने वाला है। इंडिया गठबंधन में अगर ये लोग जीत गए तो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस तो हो ही जाएंगे, यही सबसे बड़ा नुकसान होगा इनका। चलिए, तो ये थे हमारे साथ खास मेहमान। आप इनको टीवी पर भी देखते हैं और अपने 2 टूक जवाब के लिए जाने जाते हैं। तो इजराइल फिलिस्तीन का मुद्दा भारत के चुनावों में भी भुनाया जा रहा है, वैसे इजराइल अब घुटने टेक रहा है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और आप सब लोग का शुक्रिया। अपनी राय कमेंट भी हमें दे सकते हैं। शुक्रिया फजील भाई। तो ये थे हमारे साथ फजील भाई, और आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।